वहां से निकल करके आज दिल्ली की शान बने हुए हैं। हाँ, ये ऊपर वाले का करम है कि उन्होंने मुझे चुना और जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे चुना। मैं बहुत पहले किसी और खेल की तरफ गए थे, फिर इधर आए, ये सारी कहानी कहाँ जी। से शुरू हुई? हाँ, ये शुरू हुई कि जैसा मैंने बताया कि स्कूल में एडमिशन लेने से पहले माता पिता ढूंढते थे कि कहाँ एडमिशन होना चाहिए। इसी हम्म। सिलसिले में एक मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचर का नाम अभी लेना चाहूंगा, और वो डॉक्टर सुधा रानी कुंडू। तो थोड़ा जो स्पेलिंग जो है वो KAISH कैश मेरा है, और जो जी। मीनिंग भी अलग है, और वो वहाँ पे जो है कैश का वो जो पैसों का है वो अलग। वहां पे आई नहीं होता है। हाँ, तो सुनने में थोड़ा सा उच्चारण में लग रहा है वैसा। जी जी। अच्छा। तो कैसे सर, आपकी बात सुन के एक बार प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, तो क्या ये खेल खर्चीला है, ताइक्वांडो? रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज बहुत लंबे अरसे के बाद हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है मन की आंखों से। श्रोताओं, आप सब जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे साथियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कोई खास मुकाम हासिल किया है और आज उनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है किसी न किसी रूप में। साथ ही साथ वो अपने तरीके से समाज को भी जागृत करने का, प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक साथी देश की राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी खास बात यह है कि ये भारत के पहले ऐसे दृष्टिबाधित हैं जिन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। तो कौन है ऐसे साथी? चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे। मोहम्मद कैश सर का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। कैश सर, मैं चाहूंगा कि अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप हमारे सुनने वालों को बताएं। कैसे आप विजुअली चैलेंज्ड हुए और कहां से आपकी जीवन की यादें शुरू होती हैं? जी, जब मैं 2 साल का था, ऐसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि उन दिनों मेरे बॉडी में जो खसरा या इस तरह का जो बातें, एक डिजीज होती हैं जो दाने निकल आते हैं, वो ऐसा हो गया था। और उस ऐसे उसका जो दाना है वो बॉडी के अलावा आंखों में भी, उनका कहना कि हो गया था। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है विजन का, वो शुरू हुआ मेरा। और जब धीरे धीरे स्कूल का समय आया, पढ़ने का समय आया, तो फिर हम लोग गांव से थे तो शुरू किया कि ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे बच्चे को कहाँ पढ़ाया जाए। इस खोज में माता पिता, जैसे सभी बच्चों के माता पिता, अपने बच्चों के लिए इलाज के साथ साथ आगे जीवन कैसा रहे उसकी खोज करते हैं। इस तरह खोज करते हुए गांव से दिल्ली की तरफ आए और अपना कामकाज भी प्रारंभ किया, और मेरे इलाज के लिए भी ध्यान दिया, और साथ में पढ़ाया कैसे जाए, कहाँ ऐसे बच्चों का स्कूल होता है वो ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते जी। हुए इलाज होते हुए मुझे बताया गया कि पेरेंट्स को कि मुझे लेकर के RK पुरम सेक्टर 5 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के नाम से स्कूल है, जो कई साथी इस नाम से अवगत होंगे, दिल्ली में है जी, ये। RK पुरम में है ना? जी जी। तो यहाँ पे जाके मिले, बताया ये सारी बातें कि ऐसे ऐसी दिक्कत है। तो वहाँ पे जो टीचर्स मिले उन्होंने बहुत अच्छा से हमारे पेरेंट्स का साथ दिया और बताया कि पॉसिबल है इनका एडमिशन, लेकिन कुछ कुछ कागजात चाहिए। तो ये सारी दिक्कत जब हो गई तो कागजात के लिए फिर सोचा गया कि अब कागज में क्या क्या चाहिए, तो जो भी जरूरत होती है एडमिशन के लिए वो सब लेके बुलाया गया। और फिर मुझे वहाँ पे एक प्रेप स्कूल चलता है, नैप के अंदर कई सारी एक्टिविटीज अलग अलग डिफरेंट टाइप की है, जो नैप से कनेक्टेड होंगे या जो नहीं भी हैं तो ये बताएंगे कि यहाँ पे प्रेप स्कूल है। फिर जहाँ पे ब्रेल या शुरुआत कह सकते हैं स्कूल का होता है बच्चों का, उससे होते हुए बच्चे दूसरे जनरल स्कूल जो DPS है, स्प्रिंगडेल्स है, सरस्वती बाल मंदिर है, ऐसे स्कूलों में भी जाते हैं। और फिर जब स्कूल से लौट के आते हैं तो फिर शाम की क्लास होती है, जैसे ट्यूशन आम घरों में बच्चे जाते हैं वैसे 2 बजे से 7:30, 5:45 तक या 6:30 तक शाम की क्लास होती है, होमवर्क के किया जाता है। तो वहाँ पे एडमिशन हो गया, और वहाँ पे रहते हुए ब्रेल सीखा मैंने। ब्रेल के अलावा जो भी 12 फ्रेम है या इस लाइन के बच्चे जो भी कौन से साल में एडमिशन हुआ आपका कैश सर? मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ है,
क्योंकि काफी समय में रहा हूँ गाँव में भी। ये एक और बात इम्पोर्टेंट जो मिस हो रहा था, जो अभी ध्यान देना चाहिए इस बात पे, कि गांव में रहते हुए मैंने मदरसे जो बोला है कि मुस्लिम बच्चा मदरसे में पढ़ते हैं, ऐसे जी मुझे भी मौका मिला जी, मदरसे में जहाँ पढ़ने पे तालीम लेते हैं जी। बहुत रहा वहाँ का। और उस विषय पे भी लास्ट में जिक्र करूंगा उस मदरसे को, अभी शुरू में बता दिया, और लास्ट क्या जी हुआ वो करूंगा आगे। तो मदरसे जी। में पढ़ने का मिला, तो लेकिन मदरसे में पढ़ने समय मेरे चाचा जो हैं, वो छोटे अब्बू बोलते हैं हम लोग, वो खुद हैं इलाहाबाद में। तो उन्होंने देखा कि इनको आंखों की दिक्कत है और कुरान पढ़ना या याद करना या ऐसे इस लाइन में थोड़ा जीवन जी तकलीफ होगा जी डिसेबल कारण। तो उन्होंने जी। किया कि मदरसे से स्कूल की तरफ भेजा जाए। अच्छा। तो उसके बाद ही स्कूल शुरू हुआ ढूंढना और ये दिल्ली आना। तो जो लेट हो गया, मैं नैब में मुझे जो अंदाजा है कि 97 या 98 में मैं अच्छा। नैब की तरफ आया था, ऐसा मेरे लिए कुछ है। मतलब एग्जैक्ट जी सन 95 के बाद ही आया हूँ मैं नैब के अंदर, जी जी या वो जी 96 हो सकता है, 97 हो सकता है। जी जी जी। तो इन दोनों नैब में जब एडमिशन हो गया, तो वहाँ पे प्रेप क्लास में कुछ दिन पढ़े, एक साल के आसपास, जिसका टारगेट था कि ब्रेल सिखा देना। और एज ज़्यादा थी, छोटे बच्चे तो नहीं थे उन दिनों, लेकिन जब ऐसे बच्चे लेट विजुअली इम्पेयर्ड या लेट एडमिशन होता है, तो उनको तैयारी करके, और जैसे 5वीं का तैयारी कर दिया, 6ठी का तैयारी करा दिया, और उसको डायरेक्ट स्कूल में, जो दूसरे स्कूल होते हैं जिसमें सुबह जाते हैं, उस स्कूल में जाके एडमिशन करा दिया जाता है। ये नैब का टारगेट होता है। तो उसके बाद मेरा जो एडमिशन हुआ नैब में 1 साल रहने के बाद, वो उसका नाम था सरस्वती शिशु मंदिर, और उसी को ही सरस्वती बाल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो RK पुर 6 में हुआ करता था। अच्छा। मैंने 5वीं क्लास और 6ठी क्लास कंप्लीट किया रेगुलर जी। उसके बाद देखा गया कि अभी भी जो उम्र है वो ज्यादा हो रहा है, 5वीं 6ठी के लायक नहीं है अभी भी उम्र। फिर देखा कि आप क्या कर सकते हैं, तो नैब ने एक और शुरुआत किया था उन्हीं दिनों, ये 2000 की बातें हैं। ये NIOS जो होता है, नेशनल ओपन स्कूल, अगर सबने आपने सुना हो, जी जी तो बिल्कुल। वहाँ पे जिनका एज ज्यादा हो या जिसकी पढ़ाई बीच में रुक गई हो, फिर करना चाहे, ऐसे बच्चों का या ऐसे कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और अपनी 12वीं की पढ़ाई को करते हैं। तो वहाँ टीचर मेरे बोले कि आपका उम्र ज्यादा हो रहा है, तो आप बेहतर है कि आगे दिक्कत रहेगा, तो आप NIOS को ज्वाइन कीजिए आप। फिर मेरा नहीं हुआ रेगुलर स्कूल से 2003 में NIOS में, जो नैब में ही, और वो 10वीं 12वीं करने के बाद फिर आगे जैसे और बच्चे या अपने जॉब के तरफ या आगे डिग्री करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ मन किया, तो मेरे माइंड में था कि मुझे साथ में पढ़ाई भी होना चाहिए और जॉब भी करना है। तो 2 कारण, तो एज छोटे बच्चों वाली नहीं थी, पहला नंबर, और दूसरा कि घर की भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम रेगुलर पढ़ाई करें या फिर जॉब ढूंढें। तो उसी वजह से हमने नैब को भी एक रिक्वेस्ट दिया कि हम, अगर जब नैब के स्टूडेंट रहते हुए, जैसे मैंने बोला कि NIOS के पढ़ाई किया नैब से या बाहर स्कूल 5वीं 6ठी किया, तो उन्हीं दिनों रहते हुए कोर्स भी मैं साथ साथ करता था गर्मियों की छुट्टी में जी, कोर्स सिखाता जी, समर वेकेशन वाला, उसको सीख करके फिर नैब को मैंने अप्रोच किया जब 2005 में 12वीं क्लियर NIOS से, तो मैंने नैब को ही कोशिश किया कि नैब में ही मुझे काम करने का कुछ मौका मिले, जिससे मेरे कॉलेज का फीस या और भी चीजें जो है वो हो सके। अच्छा, तो वहाँ भी एप्लीकेशन दिया। इसके अलावा मेरा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौका मिला, मिरांडा हाउस कॉलेज है जी, जिस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकली थी। अच्छा, पोस्ट के लिए मैंने भी अप्लाई किया और भी मेरे साथी थे, और वहाँ पे 2006 के अंदर मेरा ऑफर लेटर, मुझे मौका मिला। 1 नवंबर को मिरांडा हाउस को ज्वाइन किया मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जी। यहाँ से जीवन का शुरुआत जॉब की तरफ हुआ, और मिरांडा में रहते हुए मैंने एडमिशन ले लिया था 2005 में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है जी। जॉब करते हुए वहाँ से पढ़ाई करते हैं, या उसमें भी यही बात है जैसे NIOS में बताया कि जिनकी उम्र ज्यादा हो जाए या आप काम भी कर रहे हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आज भी चल रहा है और काफी समय से चल रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ का भी। तो वहाँ मौका तो अच्छा रास्ता रहा कि आप कॉलेज भी करना है और जॉब भी मिल गया। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था और 6 महीने के लिए मिला था, तो जो मेरी मेहनत थी, काम का लगन था, उसको देखते हुए उन्होंने मुझे कंटिन्यू 1.5 साल करने को कंटिन्यू रखा उन्होंने। और उसके बाद फिर मिरांडा में मौका मिला कि एक ऐड आया था, और उन दिनों लाइब्रेरी अटेंडेंट का जी,
तो रिसोर्स पर्सन पे रहते हुए मिरांडा में 1 नवंबर से काम किया मैंने। बच्चों को कंप्यूटर सिखाया, वहाँ पे ब्रेल की किताबें कुछ 20-25 रखी हुई थी। वो जो तरीका नहीं रखना चाहिए था, ब्रेल का दबा के एक दूसरे के ऊपर रख करके रखा हुआ था, उसको सिस्टम को ठीक किया मैंने। तो जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में लाइब्रेरी का नियम है कि इस तरह रहेगी जाके, ताकि बच्चों को दिख सके कि कौन सी किताब है, ये नाम दिख सके, उसका नंबर दिख सके। ऐसे ही मैंने भी ब्रेल की किताबों को लगाया, और वो सब काम मुझे लगता है कि उन दिनों की जो प्रिंसिपल वहाँ पे रही, उनको अच्छा लगा मेरा ये सब सिस्टम और करने का। तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लाइब्रेरी स्टाफ बना करके आपको हम कंटिन्यू परमानेंट करते हैं। वाह, तो क्या बात। आप परमानेंट हुए वहाँ पे 2 जून 2008 में। इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। अच्छा, तो ये तो मेरा इस तरह करते हुए मिरांडा में कंटिन्यू रहे। फिर श्यामा प्रसाद गए, वहाँ पे 5 महीना 8 दिन रहे। उसके बाद 2017 में लक्ष्मीबाई कॉलेज में आ गए। आज की डेट में हम यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। और यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए लेटर वगैरह या ऑफिस का नियम क्या होता है वो सब फॉलो करवाना, देखना। और साथ में कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब जो यहाँ पे है वो मुझे, क्योंकि मिरांडा की एक आदत था कि मुझे कंप्यूटर सिखाना है, वो मेरे अंदर नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ भी बच्चों को, मैंने प्रिंसिपल से बात किया कि लैब इसको चालू रहना चाहिए। किसी वजह से 2020 के बाद थोड़ा बंद हो गया था, तो फिर मैंने धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करा दिया। और आज भी बीच बीच में एक क्लास एवरीडे बच्चों की ले लेता हूँ यहाँ पे, और जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो सिखा देता हूँ। मेन लक्ष्य यही है कि मेरा, कि बच्चे जब ग्रेजुएशन करके निकले तो वो बच्चे किसी पे निर्भर ना रहे कि मेरा कोई एप्लीकेशन लिख दे, या वो जब जॉब में जाए तो उनको कंप्यूटर चलाने का कोई कमी ना रहे जीवन में। इस बात को बच्चों को मैं समझाता हूँ, और बच्चे भी बहुत अच्छे से आके सीखते हैं। तो ये तो जॉब प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं अपने की तरफ, जहाँ से मेरा परिचय शुरू हुआ। तो के अंदर यहाँ पे लेकिन एक सवाल था मेरा कि बेसिकली आप इलाहाबाद प्रयागराज से हैं? नहीं, बेसिकली मेरा जो गांव है बिहार में, दरभंगा जिला है। अच्छा, बिहार से हैं आप? हाँ, वहां से निकल करके आज दिल्ली की शान बने हुए हैं। हाँ, ये ऊपर वाले का करम है कि उन्होंने मुझे चुना, और जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे चुना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ ऊपर मालिक का, जो मुझे मौका दिया हुआ है। और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे अपने ईमानदारी से और अपनी मेहनत, जो भी मिले जीवन में काम, उसको कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा इसी तरह से। बहुत खूब। तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है कैंसर, या थोड़ा बहुत दिखाई देता है? मैं लो विजन हूँ, मेरा 50% लॉस विजन है और 10% है, तो मैं लो विजन में आता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि ये ताइक्वांडो की शुरुआत कैसे हुई, या फिर पहले किसी और खेल की तरफ गए थे फिर इधर आए? ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? हाँ, ये शुरू हुई कि जैसा मैंने बताया कि स्कूल में एडमिशन लेने से पहले माता पिता ढूंढते थे कि कहाँ एडमिशन होना चाहिए। इसी सिलसिले में एक मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचर का नाम अभी लेना चाहूंगा, और वो डॉक्टर सुधा रानी कुंडू। उनसे हुआ मुनीर का DDA में मेरे माता पिता से, और उन्होंने देखा कि इस तरह की इनको दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। और शी इज राइट नाउ 89 ईयर ओल्ड। उन्होंने बुला के जैसे छोटे बच्चों को क ख ग घ ABCD सिखाते हैं, ऐसा शुरुआत किया। तो उन्हीं को मैं आज भी पहले टीचर जीवन का मानता हूँ। क्या बात है। नहीं है वो मेरे, लेकिन पहले टीचर वही, बिल्कुल। अपने घर पे बुलाया, और जब मैं उनके घर पे शाम को 4 बजे के करीब, 3 बजे करीब बुलाती थी। शी इज ऑल्सो डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, टीबी की डॉक्टर रही ना। तो घर पे रहती थी, मुझे बुलाया कि आप आना है यहाँ पे, मैं पढ़ाऊंगी। और उन्होंने पढ़ाया मुझे, सिखाया। उन्होंने ही खोज करी थी, मतलब नैब की खोज, मतलब मेरे लिए मिशन के लिए नैब का खोज किया कि इस बच्चे को पढ़ा तो दिया इस घर में रख करके, लेकिन इसको क्लास कैसे आगे बढ़े, ये बात उनको था। और फिर उन्होंने ढूंढा, इधर उधर गए, तो नैब उनको नेशनल एक्शन फॉर द ब्लाइंड का जानकारी मिला, और मेरे पेरेंट्स के साथ वो जाकर के उन्होंने एडमिशन कराया मेरा वहाँ। तो मैं उनके घर पे जाता था शाम को ट्यूशन पढ़ने। तो मुनीर का गांव में मैं रहता था, और मुनीर का DDA जाने में बीच में एक ग्राउंड होता था, है अभी भी, उसमें एक ताइक्वांडो की क्लास होती थी। अच्छा, साइटेड बच्चों की होती होगी वो? तो साइटेड बच्चों की होती थी वो। ठीक है। तो मैं घर से निकल के जब जाता था उनके घर पे, तो मैं उनके घर पे जाने में लेट इसी वजह से हो जाता था कि मैं उस क्लास को देखने लग जाता था थोड़ी देर के लिए रुक कर। आपका ध्यान मतलब एक तरह से उस खेल से हट नहीं पाता था? और मैं वहाँ लेट होता था, ये सच्चाई है। तो और वो मुझे पसंद आता था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लात मार रहे हैं, ऐसे गुस्सा मार रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं। मैं देखता रहता, लेकिन वहाँ अंदर जाना नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने किसी से पूछा या मैं जाऊँ कैसे जाऊँ, बहुत
में मन में दिक्कत चलता था छोटे बच्चे के जैसे हिसाब में। तो धीरे धीरे वो चीजें ना जहन में रहा, और जब मेरा नैब में एडमिशन हो गया तो जी एडमिशन के बाद नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल ने एक ताइक्वांडो का शुरुआत 98 में किया था बच्चों को सिखाने के लिए अपने। अच्छा। अब जब मुझे पता चला, जब मेरा एडमिशन मैंने बताया कि 97 या 98 में हुआ था, उन दिनों जब मुझे पता चला कि यहाँ पे क्लास शुरू तो हुई है आपको वो ऐसा, क्लास का जो दृश्य है वो याद आ गया एकदम फिर से। फौरन मुझे याद आया, मैंने सोचा अब करना ही करना है इसको, कैसे भी करना है। तो हम्म। वहाँ पे प्रैप में रहते हुए या इस तरह से स्कूल जाते हुए वहाँ पे जाकर के मैंने सर से मिला। उनका भी मेरे गुरु हैं जिनका नाम श्री परमजीत सिंह है। परमजीत सिंह, अच्छा। जो पहले मेरे ताइक्वांडो के टीचर नैब में मिले। अच्छा, क्या तो बात है। उनसे शुरू किया और उन्होंने बेसिक पूरा कराया, कलर बेल्ट सारा सिखाया उन्होंने। कलर बेल्ट जैसे स्कूल होता है पढ़ाई के लाइन में, और उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं तो डिग्री मिलता है, इस तरह ताइक्वांडो के लाइन में कलर बेल्ट होते हैं, जिसको आप क्लास बोल सकते हैं। क्लास 1 2 3 4 5 10 12 ऐसा बोल सकते हैं, मान सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन जी। उसको क्लास वहाँ कलर बेल्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं पहचान बताऊं तो अगर शुरू कर रहा हूँ तो व्हाइट बेल्ट हो, फिर टेस्ट दूंगा तो येलो, ऐसे बेल्ट बदलते रहते हैं। अच्छा, यानी एक तो तरह से आपके स्टेप बदलते रहते हैं, आपकी जो लर्निंग है बदलती रहती है। तो ब्लैक बेल्ट से पहले रेड एंड ब्लैक बेल्ट होता है। ये तो मैंने नैब से और जो मैंने सर का नाम लिया श्री परमजीत सिंह सर, उनसे कर लिया था। और इतने होते होते मैंने 12वीं भी पास कर ली नैब से। तो 12वीं के बाद तो नैब में आ नहीं सकता था, क्योंकि दो कारण थे। मतलब वैसे तो परमिशन लेता तो मुझे नैब अलाउ कर देते, लेकिन मेरी समस्या उन दिनों जॉब लग गई थी मिरांडा में, तो नॉर्थ कैंपस आना होता था मुनीरका से, पूरे दिन ड्यूटी, या फिर नैब की तरफ नहीं जा पाता था। फिर मुझे लगा कंप्लीट करना है, क्योंकि वो तो मेरा दिल का एकदम ड्रीम था, वो तो आपका सपना था वो तो। फिर मैंने खोज किया अब कहाँ से करूं आगे। तो फिर ऐसे दौरान ढूंढते हुए मैं पहुंच गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि मुनीरका में मैं रहता था। और वहां पे किसी ने बोला कि वहां पे यूनिवर्सिटी में ताइक्वांडो होता है शाम के टाइम। तो मैं मिरांडा से ड्यूटी के शाम को जब 7 बजे पहुंचता था या 6:30 कोशिश करता था जल्दी से जल्दी जाऊं वहां तक। तो वहां जाके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक सर से फिर मुलाकात हुई। उनका नाम है दौलत सिंह बिष्ट सर। अच्छा, दौलत सिंह जी सर, जी। उनसे मुलाकात हुई, उनको मैंने अपनी बात बताई कि मैं यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ नैब का, और ऐसे ऐसे मुझे आंखों में तकलीफ है और मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो ऐसे बच्चों को नहीं सिखाए कभी, या ना हम जानते हैं ना था तरीका जानते हैं, तो शायद दिक्कत होगा। मुझे तो पता ही नहीं कैसे हर जगह की जो समस्या है, हर जगह की हाँ प्रॉब्लम है। समस्या जो है, जी जी जी। तो मैंने उनको बोला सर जो मैंने सीख रखा है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना आप कराएंगे उतनी मेहनत मैं करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब आना 1-2 दिन के बाद और फिर हम देखेंगे। तो मैंने 1-2 दिन के बाद जब बुलाया उन्होंने, तो मेरी और इच्छा जगी कि जो पुरानी प्रैक्टिस उसको मैं करके जाऊंगा, और वहां से निकलना नहीं है, वहां से एंट्री लेना मुझे कैसे भी करके। खुद वहाँ के प्रैक्टिस करी, जो पुराना भूल गया था वो भी सारा याद किया, और पहुंच गया उनके बाद टेस्ट देने के लिए, जो ट्रायल टेस्ट था कि उनके यहाँ एडमिशन में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। तो उन्होंने देखने के बाद मना नहीं कर पाए, पता नहीं क्या उनको लगा, या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, या वो तो इम्प्रेस हो गए ना फिर उसके बाद तो। हाँ, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। और फिर जाके मैंने ब्लैक बेल्ट का जो पहला टेस्ट होता है उन्होंने ट्राई किया। ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दिल्ली ताइक्वांडो के अंदर एसोसिएशन है, दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन, उनके अंडर में करना होता है। ये कनेक्टेड है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से, और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कनेक्टेड है वर्ल्ड ताइक्वांडो, जो कि साउथ कोरिया में हेडक्वार्टर है। तो इस हुआ है, वहां से ब्लैक बेल्ट की डिग्री लेनी होती है साउथ कोरिया से। तो जब सर हैं जवाहरलाल नेहरू में जो सर मिले, श्री दौलत सिंह बिष्ट सर, उन्होंने कॉन्टेक्ट, और दिल्ली ताइक्वांडो के जनरल सेक्रेटरी हैं हर्षप्रिया सर, एडवोकेट हैं वो। तो बात किया कि मेरे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका मैं ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दिलाना चाहता हूँ, उनको आंखों में तकलीफ है। उनको लगा कि पहला टेस्ट हो रहा है, पता नहीं कैसा टेस्ट करेगा। अच्छा, टेस्ट का नियम यह है कि एक ग्रुप में टेस्ट होता है, परफॉर्म करना होता है, और उस ग्रुप के साथ कमांड मिलता है और एक साथ परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे मान लो हम पंच कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो एक जैसा सब चाहिए। अगर कोई डिफरेंट किया तो दूसरे बच्चे भी शायद देख के उसको गलत करने लगे। तो मेरे जो टेंशन हो रही थी इस बात की कि अगर ये बीच में खड़ा हो गया जो जिद कर रहा है कि मैं सबके साथ ही दूंगा, अगर इसने गलत किया तो इसकी वजह से दूसरे का ना नुकसान हो जाए। तो बोला कि हर्षप्रिया सर के द्वारा, जनरल सेक्रेटरी ताइक्वांडो के द्वारा दिल्ली के, कि इनको ऐसा करता है अलग से टेस्ट ले लेंगे। मैंने सर मुझे नहीं करना है, मुझे तो साथ ही करना है, जैसा आप सबका ले रहे हो वैसे करना है, वैसे करो, सही है। अलग से नहीं चाहिए कुछ भी। तो फिर जैसा भी उन्होंने डिसीजन लिया, सबने मिलकर के मेरा टेस्ट हुआ। और बाद में जनरल सेक्रेटरी जो ताइक्वांडो के थे दिल्ली के, उन्होंने बोला कि आप उस लड़के को लिया जिसको तकलीफ है आंखों में। तो सर कहने लगे हो तो क्या, उनका सेकंड में टेस्ट हो गया।
ये बात है, जब सर ने मुझे बताया कि बताओ अगर ऐसा ऐसा करते हो और वो सर के आप वो लड़का तो आपके सामने खड़ा है, पास भी कर चुका है। हाँ कह रहा हो गया इनका सेकंड राउंड जो टेस्ट हुआ था, क्योंकि राउंड 10-12 का ग्रुप बना करके राउंड चलता है कि एक राउंड 2 राउंड ऐसे टेस्ट होता रहता है। तो वो टेस्ट क्लियर हुआ और वहां से मेरी शुरुआत जीवन का, और खूब अखबारों में उन दिनों में मिरांडा में कॉन्ट्रैक्ट पे ही मुझे ध्यान है, साथ में 2006-7 में किया था ताइक्वांडो का मेरा ब्लैक बेल्ट जो हुआ था पहला वाला। क्योंकि ताइक्वांडो अच्छा जो होता है पहला ब्लैक बेल्ट को डैन, साउथ कोरिया में डैन बोलते हैं, DAN, डैन 1 बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही डैन 2, डैन 3, डैन 4 चलता रहता है ये। तो जो पहला डैन ब्लैक बेल्ट का, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ब्लैक बेल्ट बोल देते हैं, उसका आगे कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, मर्जी है अपनी, आगे करें या ना करें। आगे इस लाइन में जाना है तो करना चाहिए, मास्टर भी बनते हैं इसमें। तो 2007 में जब ब्लैक बेल्ट हुआ था तो पूरे दिल्ली के न्यूज में, अखबारों में, इंडिया टीवी पे, DD न्यूज पे, न जाने कितने न्यूज पे, कितने अखबारों में कटिंग मेरा आया था उन दिनों के विजुअल इम्पेयर्ड ने ब्लैक बेल्ट लिया है। और उन दिनों मैं मिरांडा में था, जॉब कर रहा था कॉन्टैक्ट पे, तो प्रिंसिपल भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि काफी न्यूज वाले आ जाते थे मुझे इनका सीन लेना है। कई बार मैं लेट आता था घर से, घर पहुंच जाते थे कि आपने कहाँ रह के पढ़ाई किया, कहाँ रह के आपने प्रैक्टिस किया, ऐसी चीजें जो आमतौर पे लोग कुछ अच्छा अचीव करते हैं उनके साथ होता है, जनरली वही जो मेरे ऐसे साथ केस भी में हुआ। होता है, मीडिया कवरेज जो होता है जनरली। तो उस वजह ड्यूटी पे मैं लेट हो जाता था, क्योंकि अगर सुबह वो 9 बजे आ जाते थे तो उनको अगर मैं अपना शूट कर किया तो फिर 1-1.5 घंटा लग जाता था घर पे उधर ही कहीं पे। तो ड्यूटी आने में लेट हुआ तो उन्होंने इतना इजाजत ले लिया न्यूज वालों ने कि मैडम ने कह दिया कि जब तक इसका आप लोग ले रहे हैं, इसको रिलैक्स कर रही हूँ मैं, और ये अपना थोड़ा सा लेट आ सकते हैं करके, और ये भी हो सकता है कि आप मेरा आ करके अपना इनका शूटिंग कर लीजिए। तो मेरे लिए 2-3 बढ़िया मेरा हुआ है वो मेरा, जिसमें इंडिया टीवी का, DD न्यूज का, और एक ETV उर्दू भी आए थे, तो सब मिरांडा के अंदर का शूटिंग हुआ था। तो इस तरह से करते हुए, और जो मेरा सिखाने का बच्चों की तरफ आप एक रुचि बढ़ा, कि मैं जो सीखा हूँ, जो समस्या मुझे लेके हुआ था कि हम ऐसे बच्चों को कैसे सिखाएंगे, गलत दिक्कत होगी, सीखेंगे नहीं सीखेंगे, ये जो मैंने झेला है जीवन में, उस ऐसी चीजों को हो सकता है दूसरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हो, उनको तकलीफ हो रहा हो सीखने के लिए। फिर मैंने डिसाइड करी कि मैं आप ताइक्वांडो भी बच्चों को सिखाऊंगा, और शुरुआत मैंने BDA फ्लैग, जिस ग्राउंड में मैं देखता था इस क्लास को होते हुए, पहली क्लास मुझे मौका उसी ग्राउंड में बच्चों को सिखाने के लिए, छोटे बच्चों को। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, वहाँ बहुत ही यादगार जर्नी है ये तो। हाँ, मुनिरका में सिखाया, मुनिरका DD का ग्राउंड है उसमें, जिसको मैं देखता था रुकता कि मुझे भी सीखना ये चीज, उसी ग्राउंड में सिखाया पहला क्लास में। और वहां से RK पुरम सेक्टर 9 में संगम सिनेमा, उसके पीछे एक ग्राउंड है, RK पुरम के बच्चों को वहां सिखाया है। वहां से होते मिरांडा के जो बच्चियां हैं उनको बहुत समय तक, कई 3-4 साल वहां पे मिरांडा में सिखाया ताइक्वांडो। और वहां सिखाते हुए एक आश्रय फैमिली होम है, कराला में चलता था पहले, वहाँ सिर्फ थी, उनको मौका मिला। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अपना मेरा स्कूल है RK पुरम में, उसमें अभी आज भी संडे उधर ही रहता हूँ। NAB इंडिया सेंटर फॉर द वुमेन हौस खास में है, वहाँ पे कई सालों से मैं कनेक्टेड हूँ, और ये हर संडे को वहाँ पे जाकर के जो बच्चियां हैं वहाँ पे उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराता हूँ। तो ताइक्वांडो जो है, सिर्फ ताइक्वांडो खेल के मकसद से ना हो करके, अपना बचाव कैसे जीवन में करना है, किसी मुसीबत में अगर हम आ जाएं तो अपने हाथ पैर को चला करके, अपनी आवाज को निकाल करके अपने सेफ कैसे हम कर सकते हैं, ये ताइक्वांडो के अंदर भी एक सेल्फ डिफेंस के पार्ट को सिखाया जाता है। तो हम जो नेशनल एसोसिएशन फॉर हौस खास जो है वुमेन के लिए, उसमें जो आते हैं, इस मकसद के लिए हर संडे को मेरी क्लास वहाँ पे हो रही है। बहुत खूब। यहाँ पर 2 मेरे छोटे छोटे सवाल हैं कैश साहब। जी सर। एक तो ये कि जैसे आपने डैन 1 बताया, तो आपने भी क्या डैन 2, डैन 3 ये सब आगे और किया है? हाँ, मैंने अभी के टाइम पे जो मेरा क्वालिफिकेशन है ताइक्वांडो के अंदर, वो डैन 2 है, और साथ में रेफरी कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, और उसके अलावा डैन 4 के लिए मैं ट्राई किया हूँ, लेकिन अभी उसका सर्टिफिकेट मेरे तक नहीं आया है, इसलिए अभी हम उसको बोल नहीं सकते। अच्छा, BA के बाद ऐसे उसमें मास्टर अभी डैन 4 का आपका सपना बाकी है एक तरह से? करना है, सपना है मेरा सर वो आगे का। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत जरूर होगा पूरा। दूसरा मेरा सवाल ये कि आप केवल जो ब्लाइंड बच्चे हैं या लड़के लड़कियां हैं उन्हीं को सिखाते हैं, या साइटेडों को भी कभी
मुख्य धारा के जो लोग हैं उनको भी कभी सिखाने का मौका मिला आपको? पहली क्लास जो मुझे मिली मुंडरिका में वो जनरल बच्चे थे जिनको कोई तकलीफ नहीं था, फिजिकली चैलेंज नहीं अच्छा, थे वो। अच्छा, वो सब वो सामान्य बच्चे थे एकदम। और वही बच्चे आर के पुरम में जो मैंने सेक्टर 9 में बोला वो जनरल बच्चे थे। मिरांडा में जब तो मिरांडा में विजुअली इम्पेयर्ड भी बच्ची मिली और जनरल बच्ची भी मिली, दोनों को कॉम्बिनेशन करके ओके। सिखाया और वहाँ पे बहुत अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। मुझे लग रहा है कि 2010 में जो शेरा उसमें कॉमनवेल्थ में जो घूम रहे थे अलग अलग अपने ऐड के लिए, वो मिरांडा में भी आए थे और उनके सामने भी मेरा परफॉर्मेंस हुआ था मिरांडा के अपने ऑडिटोरियम में। तो उसमें दोनों बच्चे थे, विजुअली भी थे और जनरल बच्चे थे। तो और कैसा कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आई कि जैसे मतलब फीमेल को सिखाने में जैसे कई बार होता है ना कि फीमेल ही होनी चाहिए, या ऐसा कई खेल में होता है, तो ऐसा कोई नहीं इशू आपके साथ नहीं आया? नहीं, देखिए इशू नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि उसका इशू थोड़ा बहुत हुआ होगा और उसका रास्ता निकालना ही कोच के हाथ में ही होता है। जैसे मान एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर और भी 2-3 क्लासें हुई हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, बताऊंगा अभी आपको, जिक्र करूंगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे फीमेल है तो जाहिर है कि मेरे पास एक से ज्यादा फीमेल होंगी, तो कहीं अगर मुझे करना किसी बॉडी को पार्ट को टच करना है या बताना है कि ऐसे करेंगे, तो मैं खुद वहां पे ना होके वो फीमेल को खड़ा कर देता हूँ जो दूसरी उसकी फ्रेंड होती है। अच्छा। तो मैं बताता रहता हूँ और वो कर देती हैं कि आप आपस में करिए। कोई भी जो प्रैक्टिस है, इस तरह हमारा जो गेम है वो 2 लोगों के बीच में ही होना है, या वो फाइट है, प्रैक्टिस है, ट्राई है, तो ये तो 2 लोगों के बीच की बात है। तो मैं फीमेल को फीमेल के साथ करा दिया, मेल को मेल के साथ करा दिया, और प्रैक्टिकल जो है वो मैं अपने हाथों से बताता रहता हूँ खुद ही कि यहाँ ऐसे पकड़िए, अगर ऐसे पकड़ रखा तो कैसे छूटना चाहिए। तो वो चीजें मैंने फीमेल को फीमेल के साथ और मेल को मेल के साथ करा दी, तो दिक्कत नहीं आई। थोड़ी बहुत हुई तो ये एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक फ्लाईओवर के जैसा वो ब्रिज बनते हैं, चक्रासन योगा में बोलते हैं कि इसको एक्सरसाइज, हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को हवा में वो ऊपर उठाते हैं, तो वो देखने में फ्लाईओवर सा लगेगा। 2 पिलर पैर का 2 पिलर हाथ का बन के ऐसे ऊपर हवा। ऐसा करने के लिए अब बार होता है कि बच्चों को मैं बोलता था बच्चे उठा नहीं पा रही है, तो फिर मैंने बच्चों के क्या बोला कि आप ऐसा कीजिए, तो ताइक्वांडो में बेल्ट बांधते हैं कमर में, वो क्या पट्टी सी होती है, उस बेल्ट को कमर के नीचे फंसा के और उस बेल्ट को मैंने पकड़ा और फिर मैंने बच्चे को बोला आप अपनी ताकत लगाओ, मैं हल्का सा हेल्प करूंगा उठाने में, और जरूरी नहीं कि हम बॉडी ही पकड़े, वो बेल्ट है जैसे मैंने बोल दिया। अगर बेल्ट नहीं है तो बच्चे के पास अपना दुपट्टा होता है, उसका इस्तेमाल किया। तो इस तरह की चीजें का इस्तेमाल, जो वहाँ पे चीजें सुविधाएं उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला कि जो क्लासें मिस हुई है वो आर के पुरम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 5 में है। उसमें भी 3 महीने का बच्चों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट अलाउ कर रखी है, कई जगह सिखाते हैं। वहाँ पे मैं खुद भी गया हूँ, मेरे से जो बच्ची सीखी हैं वो भी जाके सिखाया है, तो वहाँ भी बीच में मौका मिलता रहता है सिखाने के लिए। वहाँ पे सारी जनरल बच्चियां। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था आपसे कि अब तो आपसे हजारों बच्चे सीख चुके होंगे, तो जो लोग आपसे सीखे हुए हैं क्या वो भी अब क्लासेस ले रहे हैं कहीं अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में या दिल्ली में कहीं भी? अभी 2-3 बच्चों का जिक्र करूंगा। एक बच्ची रिसेंटली इसी सेशन में ज्वाइन किया है, अदिति महाविद्यालय जो कि बवाना में है। खुशबू नाम की बच्ची है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करा रही है। बच्ची है जो कि इंडिया में भी और इंडिया के अलग अलग स्टेट में जाकर के उनको मौका मिला, वो दूसरे डिपार्टमेंट में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो गई हैं, जहाँ पे वो आती है। जोशी का नाम है उस बच्ची का। ये दोनों जनरल बच्ची। तरह से एक और बच्ची है, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, नहीं निशा नाम है, वो जो इंडिया से बाहर अभी गई हुई है और ब्लैक बेल्ट है, वो नर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं। तो और अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे स्टूडेंट छूट रहे हैं वो है सौरभ पाठक, नाम है उनका। अच्छा, सौरभ जी जी। उनका स्टोरी ये है कि वो दिल्ली हाट में जॉब करते हैं, वहाँ पे उनका सर्विस है, और उनके जो प्रॉब्लम है वो मेरे से जैसे हटके है। उनका आंखों का नहीं, उनका दोनों हाथ की प्रॉब्लम है। अच्छा। और उनको भी मेरे जैसा ही एक जहन में था, दिल में था कि ताइक्वांडो प्लेयर बनना है। जो वो मेरे से उनके जब मन में आया और वो जब ढूंढना शुरू किया कोच कि कोई मुझे सिखाए, तो उनको भी ऐसे मना करते गए और ढूंढते ढांढते उन्होंने किसी ने बता दिया कि ऐसा करो, आर के पुरम जाओ, नैब है वहाँ पे एक कोच है जो कि विजुअली को सिखाते हैं, आप उनको कांटेक्ट करो, आपको कुछ हेल्प कर दे। और ढूंढते हुए खोज करते हुए मेरे से मुलाकात की आर के पुरम में और बोले कि सर मैं ताइक्वांडो सीखना चाहता हूँ। मेरे से हालांकि कुछ 1-2 साल बड़े भी हैं शायद वो, मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन जो कोच या टीचर के आगे कोई आते हैं तो उसका बच्चा हो जाता है, स्टूडेंट हो जाता है, वो कई बार लगता ही नहीं कि वो अपने बड़े के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई शब्द निकल रहा हो तो मैं माफी चाहूंगा कि ऐसा कोई बोल दिया। सौरभ जी ही मैं बोलता हूँ, है ना। तो जी वो आए और बोले कि मैं ताइक्वांडो सीखना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि हाँ मैं सिखा दूंगा। तो उनका एक सवाल था कि सर मैं जितनी जगह गया
जब मुझे देखा तो मुझे बोला आपको ताइक्वांडो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, दिक्कत होगा या कई तरह की बातें हुई। आपने मेरे हाल ही बाद में सिखाना, मुझे इतना बता दो कि आपने मेरे अंदर क्या देख लिया कि बोल दिया कि मैं सिखा दूं। मुझे एक सेकंड वो क्या देखा आपने, यहाँ इसका आंसर दिया और बिल्कुल सही आंसर है जो ताइक्वांडो लाइन से होंगे समझेंगे। ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेग्स एंड हैंड्स टेक्निक इन राइट वे है। तो ताइक्वांडो बात ही पैर से होता है और उस बच्चे के पास पैर था उस समय, मैंने देखा हाथ की सिर्फ दिक्कत थी। तो ताइक्वांडो हिंदी में पैर पैतरा बोलते हैं जी, जिसमें जिगर मूवी में इस्तेमाल किया गया है शब्द का पैर पैतरा। अजय देवगन वाली जो मूवी है उसमें बोला कि पैर पैतरा का खेल हो रहा है, ऐसा कुछ शब्द है वहाँ कुछ जी। तो हिंदी में भी पैरों का जिक्र है। ताइक्वांडो कोरिया में अगर मीनिंग देखेंगे TAE ताई का मतलब ही है किक विद लेग। तो जो मैंने स्टूडेंट को मैंने बोला सौरभ पाठक जी को कि आपके पास जो चीज चाहिए वो है और जो नहीं इतनी जरूरत भी नहीं है, तो आप चिंता ना करें, आप सीख जाएंगे। और फिर मैंने उनको सिखाना शुरू किया और सीखते सीखते वो आज ब्लैक बेल्ट हैं और 2 इंटरनेशनल खेल के आए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल लेके आए और एक जाकर के साउथ कोरिया में जब गए तो वो फिसल गए थे किसी वजह से सीढ़ी पे, तो उनको अनफिट कर दिया गया, तो वहां वो खेल नहीं पाए थे साउथ कोरिया में। तो हम कह सकते हैं कि अपने ब्लैक बेल्ट होने के बाद वो 2 इंटरनेशनल के लिए भी जा चुके हैं, जिसमें एक में तो मिला के बच्चे मतलब इस ताइक्वांडो में विदेश में भी जा रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं, है ना? जी जी। अब जो हम लगे हुए हैं कि ताइक्वांडो को विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इंटरनेशनल लेवल पे काम हो। अब जाके सौरभ पाठक जी को ही एक मौका मिला, वो कहीं के अभी चेयरमैन बने हैं ताइक्वांडो लाइन में ही, और वो मेरे से कांटेक्ट किया कि कोच बहुत बड़ी सफलता मिली है, मुझे चेयरमैनशिप मिली है और मैं अब चाह रहा हूँ अब आपके साथ कनेक्ट करके और अपने आप को और आगे बच्चों के लिए हित में काम करेंगे। मैंने वो क्या बात है होगी आपकी, जहाँ मुझे सिखाना पड़ेगा मैं पूरे एक गुरु के लिए इससे बड़ी और सफलता क्या हो सकती है कैश सर, कि देखिए आपके सिखाए हुए पाठक साहब जो है आज चेयरमैन भी बन गए हैं। जी जी जी, बहुत खुशी होती है कि और ताइक्वांडो लाइन के ही बने हैं। उनका मतलब मैं जो अपने दिल की बात सोचता था कि मैं सीखूंगा, ऐसा सपना उनकी आंखों में देखा था। इस वजह से ही मैंने उन पे ज्यादा मेहनत किया और उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मतलब ये सोच सकते हैं कि हम दोनों संडे मिलते थे, संडे उनकी ड्यूटी भी होती थी वहाँ पे अपने ऑफिस में दिल्ली हाट में। ड्यूटी खत्म करके मेरे पास आ जाते थे, सर्दी का दिन था वो, और 7-7:15 बजे वो नैब आते थे। 7 शाम के 6:45 बजे शाम को हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते थे और वो जाके 8 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते थे। चप्पल निकाल के, जूता निकाल के, जुराब निकाल के, नहीं सर कुछ मैंने को सर्दी लग रही, कुछ नहीं लग रही, आप कराइए। तो ऐसी लगन जब मैंने उनमें देखा ना, तो मतलब हो ही नहीं सकता कि वो ना सीख पाए। ऐसा मैंने सोचा कि नहीं 100% आगे बढ़ेंगे और सफलता मिली उनको। वाह, बहुत खूब। तो कैसे सर, अभी जैसे आपकी तो गवर्नमेंट जॉब भी है अब तो? जी सर, गवर्नमेंट, और आप क्लासेस भी लेते हैं, तो अब ये जॉब करते हुए क्लासेस मेंटेन कर लेते हैं आप, और कितनी क्लासेस दिन भर में ले लेते हैं आप? मैं सर अभी तो थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि कारण ये कि मैं संडे सैटरडे ही इस काम को दे पाता हूँ थोड़ा। अच्छा। और कहीं पेमेंट मिलती है, कहीं नहीं भी मिलती है, ये भी सच बात है। अभी भी आरके पुरम मेरा नैब जो है वो उनको लगता है कि कई बार उनका TA के रूप में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई पेमेंट वो नहीं आता है मेरे आगे ट्रेनिंग में, कि पेमेंट की वजह से कोई बच्चा ना सीख पाए। या नैब ने जैसे जिक्र किया कि क्या अभी तक हम आपको कर रहे थे पेमेंट, अब कोविड आ गया, कोविड में जो स्पॉन्सर थे वो नहीं रहे, तो क्या करें। हमने बोला कोई बात नहीं रहे, तो हमने भी नैब का तो इतना नमक खाया है कि जीवन भर में सिखाऊंगा, फ्री में तो नहीं अदा हो पाएगा। क्या बात। और वैसे भी ये खेल अब आपका जुनून है एक तरह से। हाँ, तो अब तो मुझे ये कि इनको और ज्यादा बच्चे सीखें, अच्छा लगता है जी। एक प्रश्न ये है मेरा कैश सर कि ये जो खेल है ताइक्वांडो, ये केवल सामने रह करके ही किसी को सिखाया जा सकता है, या ऑनलाइन भी इसको सिखाया जा सकता है, या किसी और रूप में? जैसे अभी आपने सेल्फ डिफेंस की बात की, तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन सिखाते हैं ऑलरेडी, या अभी शुरुआत नहीं की है इस चीज की? ऑनलाइन हम कर चुके हैं कंडक्ट। नैब ने ही फिर कोविड के टाइम पे डिसाइड किया कि हम कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि सभी बच्चे घर पे रहते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग ने ऑनलाइन का शुरुआत किया और कोशिश किया, ट्राई किया, सब कामयाबी मिली। ऐसे हमें भी मौका नैब के थ्रू ही कि हम 3 महीने का करते हैं। और कोविड के या तो 2021 रहा होगा या 21 में, मुझे लग रहा है कोविड थोड़ा रिलैक्स। तो 21 में हम लोगों ने प्रशांत सर हैं वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी, बहुत अच्छे, प्रशांत वर्मा सर जी, वर्मा सर हैं, और मेरे बहुत शुभचिंतक हैं। जब भी परेशानी में फंसता हूँ तो बहुत अच्छे सलाह दे देते हैं और समस्या से ही निकाल देते हैं मुझे। क्या बात है, वाह। तो और व्यक्ति हैं मेरे जीवन के, एक डॉक्टर क्या नाम है उनका, दीपेंद्र मनोचा सर, सक्षम वाले, और उनके साथ में ही
श्रीमती क्या नाम है उनका, हम तो रमी मैम बोलते हैं, मैं अगर ऐसे जी रमी सेठ में उनका नाम है। जी जी। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं माफी चाहूंगा कि मैं उनका नाम अभी लेट ले रहा हूँ, लेकिन जी ताइक्वांडो सीखने में और जब मैं कलर बेल्ट सीखता था तो उन दिनों टेस्ट देने के लिए पैसों की जरूरत होती थी, अच्छा और उन्होंने मेरे टेस्ट का भरा है वो सक्षम के थ्रू दिया है उन्होंने। अच्छा। टेस्ट दिया मैंने, मुझे कलर बेल्ट के सारे टेस्ट के पैसे उन्होंने दिया। बोला कि मेरा नैब में उन दिनों जब मैं स्टूडेंट था तो मोहम्मद नाम से सिर्फ मैं जाना जाता था। कैश बहुत अच्छा। लोग तो अपना सीखना अब जी करे जी 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 तो जी जी जी। हो, टेस्ट का पैसा हो, सब रमी मैम ने वैसे मुझे भी कैश जो है ना, वैसे कैश आपके नाम में ही रह गया। अब कैश का काम भी खत्म हो गया, सब ऑनलाइन हो गया आजकल। थोड़ा जो स्पेलिंग जो है वो KAI ऐसे कैश मेरा है, और जो जी। मीनिंग भी अलग है, और वो वहाँ पे जो है कैश का वो जो पैसों का है वो अलग। वहां पे आई नहीं होता है। हाँ, तो सुनने में थोड़ा सा उच्चारण में लग रहा है वैसा। जी जी। अच्छा। तो कैश सर, आपकी बात सुन के एक बार प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, तो क्या ये खेल खर्चीला है ताइक्वांडो? नहीं, खर्चीला जैसे आप हर चीज का तो आप जैसे पढ़ते भी हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तो आप तो फीस तो किसी ने रूप में देंगे ही, टेस्ट देंगे तो उसका टेस्ट का तो पैसा होगा ही। तो खर्चीला हाँ बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक नॉमिनल की आप टेस्ट दे रहे हैं तो अच्छा, टेस्ट भी मतलब होगा। फिर भी थोड़ा बहुत जो लगता है वो नॉर्मल वो खर्चा है। हाँ, वो खर्चा है बिल्कुल। अब मान लो कोई प्राइवेट कहीं पे ग्राउंड में कोई कोच सिखा रहे हैं तो वो महीना भी लेंगे, फिर बच्चा टेस्ट देंगे तो उसका कलर बेल का टेस्ट भी होगा, उसका फीस जमा होगा आगे तक। अभी थोड़ी देर पहले आपने कैश सर बात की थी कि ताइक्वांडो क्या होता है, उसके बारे में आपने बताया था। जी तो यहाँ पर उसी से जोड़ते हुए मेरा एक और प्रश्न है, और उसको आप इसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे कि कोई इंसान आपको सुन रहा है, अभी इस प्रोग्राम को सुन रहा है, और उसको ताइक्वांडो का नॉलेज नहीं, लेकिन अब उसकी इच्छा मन में जाग रही है कि ताइक्वांडो सीखना चाहिए, जी। और इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं जिसके लिए कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा बच्ची लड़का लड़की ताइक्वांडो सीखने के लिए तैयार हो? क्या ऐसे कारण हैं? हाँ, कारण देखिए, जीवन के किसी भी उम्र में और कहीं भी क्षेत्र में आप रहेंगे तो ऐसा अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए कि जीवन के किसी भी समय आप पे कोई दिक्कत आए, आपको कोई परेशान ना भी करे। मान लो आपको चोट लग जाए तो आप पैर पकड़ के या हाथ पकड़ के या सिर पकड़ के बैठ ना जाए एकदम से कि हाय मैं अब गया, अब दवाई लाओ जब भी उठूंगा। तो ये सब जी चीजें जो खेल ऐसा है, शारीरिक खेल है, इसमें क्या है कि आप जब सीखते हैं कई बार लग जाते हैं, फिर कोच उठा देता है, नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, चलो फिर से प्रैक्टिस करो। तो एक जी अंदरूनी ताकत सी अंदर से हिम्मत आने लगती है। इसमें जी सीखने के बाद आप ऐसा फील नहीं करेंगे, हल्का सा आप किसी चीज से टकरा भी गए, चोट भी लग गया तो आप बैठ जाएंगे कि आप नहीं करूंगा, फिर खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये जो चीजें अंदर से जो पावर एनर्जी आती है वो इसको प्रैक्टिस करने के वजह से। और दूसरा कि आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप कहीं निकलना चाहते थे, निडर हो जाते हैं टाइप, कि आप आपके अंदर एक रहता है कि नहीं, मेरे अंदर ऐसा कुछ है कि मैं अपना हाथ पैर तो चला ही सकता हूँ, अपनी आवाज तो निकाल ही सकता कम से कम। जो चीज अच्छी नहीं लग रही है, जैसे कोई आपको टच कर रहा है, वो चीज अच्छी नहीं लग रही, तो आप डर के मारे सुकड़ न जाए, आप जाके उसका विरोध करें, अपनी बात रख सकें किसी के आगे, वर्बली भी बोलें, डांटे भी। अगर डांट से काम नहीं बन रहा तो एक हाथ पैर भी चला के दिखाएं उनको कि हाँ मेरे से दूर रहिए, अपने दायरे में रहिए। ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस के रूप में मौका मिलता है कि सीखते हैं, और इससे मुझे लगता है कि लोग इसके तरफ आकर्षित होते हैं कि वो बच्चा हो, वो यंग एज में हो या वो सीनियर सिटीजन हो, हर स्टेज में अपने बचाव करने का या अपना बात का किसी का विरोध करने का होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। तो इस वजह से हम सिखाते हैं। हालांकि ये सब चीजें तो चलो अभी आया, लेकिन हमारे भारत के कानून में जब 1860 में IPC जब बना था, उन दिनों ये सेल्फ के प्रावधान का, फैसिलिटीज का जिक्र है, जिसमें पुराने कानून में और नए कानून में भी जो आया है उसमें भी डाला गया है, इसको हटाया नहीं गया। इतना इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको नुकसान करता है तो उसका किस तरह विरोध करना है, कितना विरोध करना है। क्या हम ताइक्वांडो या ब्लैक बेल्ट हो गया तो क्या हम बात बात पे किसी की पिटाई कर दें वही ताइक्वांडो माना जाएगा? ऐसा नहीं है। उनके दायरे में रह करके आपको अपना विरोध करना है या अपने आप को बचाना है। हर जगह अपने देश के कानून को फॉलो करना है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। जहाँ पे लग रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है तो आप अगर आवाज से वो चीज हट सकता है तो आवाज ही लगाना है, ना कि चाटा लगा देना सीधे, या मुक्का मार देना या लात मार देना। तो ये भारत के कानून करते हुए अपने आप को आगे जीवन जीना। किस उम्र तक लोग इस ताइक्वांडो को सीख सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि एक एक्सरसाइज है साथ में, ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस है, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज को जितना फिजिकल फिट रहना चाहते हैं जिस उम्र तक भी अपना कर सकते हैं। अलग अलग हो जाता है, वो अलग बात है उम्र के अनुसार। जो अभी बच्चा
या वही हम 45 या 60 साल से नहीं कराना चाहिए, उनको थोड़ा सा दूसरे टाइप का एक्सरसाइज करा देना चाहिए। एग्जाम्पल के मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जब सीनियर एज हो जाता है तो घुटने में तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा। तो वो धीरे धीरे जब हम घुटने की एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा माना जाता है, एक्सरसाइज करने वाले समझते भी हैं और ऐसा है भी कि वो जिस उसमें एक्सरसाइज में अपने बॉडी को ढालते हैं वैसा वो ढल जाता है। तो नी का जो एक्सरसाइज अगर हम बिल्कुल ना करें तो आगे जाकर के घुटने की दिक्कत या दर्द महसूस रहता है, और उसको हम टर्न करते रहें धीरे धीरे इस तरह एक्सरसाइज के रूप में, तो वो उतना तकलीफ है, क्योंकि ऐसा साइंटिफिक माना जाता है कि इसका अंदर का जो ग्रिस सिस्टम है या चिकनापन है और ऑयलिंग है वो कम होने की वजह से हड्डी में टचिंग होता है आपस में और वो दर्द के रूप में दिक्कत करता है या साउंड करता है। तो ये सब चीजें के जरिए ठीक किया जा सकता है। खत्म तो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कर एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमें तकलीफ ही रहेगा, रिलैक्स हो जाता है। हर चीज के लिए दवाई पे ही डिपेंड ना रहे, और अपना जैसे सांस का एक्सरसाइज करते हैं, माना जाता है कि जुकाम कम होता है, बाबा रामदेव जी समझाते हैं जब, तो ये सब चीजें एक्सरसाइज का पार्ट है हमारा। जी। एक मेरा क्वेश्चन ये है कैश साहब कि गवर्नमेंट का क्या रवैया है इस ताइक्वांडो को लेकर के, कितना सपोर्ट है गवर्नमेंट का, और खासकर अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें या अवेयरनेस की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, तो इसमें आपने क्या महसूस किया, क्योंकि अब आप तकरीबन 20 साल आपको हो गए हैं। जी जी, उससे ज्यादा 25 साल, बल्कि 25 साल हो गए हैं आपको। जी हाँ, इतना हो गया। तो इसमें ये मैंने देखा कि ताइक्वांडो जैसे हम जानते हैं कि ओलंपिक में सन 2000 में आ गया, उसके बाद आज के डेट में देखेंगे तो लगभग स्कूलों में ताइक्वांडो को लेकर जागरूक हैं, या वो केंद्रीय विद्यालय हो या वो डीएसएसबी का स्कूल हो। जो मैंने बोला सीनियर सेकेंडरी आरकेपुरम सेक्टर 5 में स्कूल है, वो डीएसएसबी का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है, वहाँ पे सिखाने का मौका मिला। तो इसका मतलब है कि स्कूलों में भी गवर्नमेंट फंड दे रही है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चियों को सिखाया जाए, इसलिए फंड दिया जाता है। और उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय का मैंने जिक्र किया। ऐसे हम चले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं शुरू किया था मिरांडा हाउस में 2007, 8, 9 में 11 में सिखाता था, उन दिनों ऑफिशियली मुझे नहीं लगता ताइक्वांडो नहीं था इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ी और लोगों को जरूरत महसूस हुआ, तो आज के डेट में कई पहले दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसने भी ताइक्वांडो को खेल के रूप में अपने कॉलेजों में सिखाना शुरू कर चुके हैं। तो ये धीरे धीरे जागरूक होने की बात है कि कितने लोग इस चीज से देखा हुआ है, फेमिलियर है या महसूस करते हैं। तो गवर्नमेंट मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज को महसूस करते हैं कि अपना सुरक्षा हर व्यक्ति के जीवन का पार्ट होना चाहिए और सभी सुरक्षित रहे, ऐसा सीखना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। अगर हम सेल्फ डिफेंस के रूप में लें, कई जगह कई स्कूलों में कई डिपार्टमेंट में सेल्फ डिफेंस के नाम पे सिखाया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कैश सर कि ये बड़े शहरों तक ही शायद अभी है इसका चलन, स्टेट में या छोटे शहरों में अभी इतना लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। हाँ नहीं, इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन वो पुराने नाम से समझ रहे हैं। जैसे आज अगर मैं अपने पुराने लोगों को गांव में जाके या दादी को मैं बोलूं कि मैं ताइक्वांडो सीख रहा हूँ, तो शायद वो नहीं इस बात को समझे, पता नहीं क्या कर रहा होगा ये। लेकिन वहीं मैं कराटे सीखता हूँ तो बहुत अच्छे से मेरी दादी जब जीवित थी और 2018 में उनका वो हो गया देहांत। तो बेसिकली मेरा यही क्वेश्चन था यहाँ पर कैश सर, जो आप बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कराटे, जूडो और ताइक्वांडो ये आपस में क्या जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग हैं? सब जुड़े हुए हैं, सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है। सब में ही अपना बच्चों एक गेम सीखते हैं, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे समय आगे हमारा टेक्नोलॉजी या जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में नया चीज आ रहा है, ऐसे ही कराटे के पुराना नाम को लेकर के अगर सोचेंगे तो वहां से निकलते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे नया नया नाम और नई नई टेक्निक्स इसमें ऐड होती जा रही है। आज जाकर के ये ताइक्वांडो का रूप लिया या अलग अलग गेम, वो पुराने गेम भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया या वो खत्म हो गया है। कराटे भी आज की डेट में है, कुंफू भी है, जूडो भी है, ताइक्वांडो भी है। आने वाला आपस में मतलब ये सब भाई बहन ही है, मतलब कुल मिला के ये है। अब इसको कह सकते हैं कि हम ये मार्शल आर्ट है, ये मार्शल आर्ट है जी। किया जाए, अपने कला दिखाया जाए, अपने शरीर से कला किया जाए, ये उसी का ही पार्ट नया नया नाम आता है जी। कराटे में तो हाथ का भी काफी प्रयोग होता है, हाथ से भी लोगों को मतलब कंट्रोल में करना आना चाहिए ना। मैं जो अगर सौरभ पाठक जी का शब्द अगर याद ध्यान होगा तो हाथ का है। ताइक्वांडो जो शुरू है वो पैर और हाथ मिल करके सही दिशा में मारना ताइक्वांडो है। तो पहला जो उनके ध्यान में दिया होगा कि पैर आपके पास है, हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका हम समाधान कर लेंगे। मेनली क्या है कि जब हम ताइक्वांडो फाइट खेल रहे होते हैं गेम के अंदर, तो पैर से ही हम मारते हैं तो उसका पॉइंट मिलता है जो सिर पे और चेस्ट पे मिलता है। हाथ से हम ब्लॉक कर सकते हैं या बीच बीच में पंच भी कर सकते हैं, वो एक ऑप्शनल हम बोल सकते हैं, लेकिन पैर का प्रयोग ज्यादा है उसमें किक करने के लिए।
तो पैर और हाथ का कॉम्बिनेशन है ताइक्वांडो, पैर और हाथ मिल करके चलता है। मुझे भी याद आया कैसर की जब हम 11th-12th में पढ़ते थे जी तो कुछ 2-4 दिन हमारे यहाँ कुछ जो जागरूक लोग थे उन्होंने जी कराटे सिखाने का वो शुरू किया था। और जी। एक चीज मुझे आज तक याद है, वो बस मैं नहीं भूला हूँ, बाकी सब भूल गया। वो था लास्ट विद के। वो क्या था, थोड़ा कुछ बताएंगे आप? लास्ट विद के हाँ, चिल्ला करके बोलना, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। साउंड होता है। वो होता क्या है, साउंड को जी। बहुत पार्ट माना गया ताइक्वांडो के अंदर या इस खेल के अंदर या अच्छा। कुंग फू के अंदर साउंड को। अब साउंड है, हम्म। साउंड को पहला बोला गया कि जो हमारा सेल्फ डिफेंस कोई व्यक्ति सीखता है उस व्यक्ति को माना गया सेल्फ डिफेंस के रूप में, कि सेल्फ डिफेंस वो व्यक्ति जानता है जो आवाज निकालना जानता है। मतलब अच्छा। पहले सेल्फ डिफेंस का आवाज है। एग्जाम्पल के जी लिए आप जी मुझे परेशान करें या मैं आपको परेशान करूं, कोई भी करे एक जी दूसरे को, मान लो कोई दो व्यक्ति आपस में अगर परेशान किया तो जी, जिसको परेशान किया उस व्यक्ति को भारत के कानून के अंदर ये नहीं कि दम से चाटा मार दो आपस में। उसमें बिल्कुल बोला सही गया है। है कानून में कि आप पहले आवाज लगाओ, आवाज दो। हम्म क्या कर सकते हैं वहां पे, चलो दूर हटो, क्यों हम्म मेरे नजदीक हो, क्या देख रहे हो, क्यों खड़े हो यहाँ पे। ऐसा अगर आपने किसी को शब्द इस्तेमाल कर लिया तो वो हो सकता है आपसे 2 कदम दूरी बना ले कि भैया खामा का पिटवा देगा किसी से या मार देगा, मेरा तो मकसद ही नहीं इसके आसपास रहने का, ही तो मैं खड़ा हूँ किसी वजह से। लेकिन वो गलत महसूस कर रहा है, तो ऐसा आवाज देना यानी सेल्फ डिफेंस का पहला स्टेप आवाज है। अब आवाज को ही कंटिन्यू हम करते हैं। जैसे एग्जांपल और देते हैं कि जितने भी मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जैसे वजन उठाने वाले, गड्ढा खोदने वाले, हार्ड वर्क जितने हैं, वो जब कर रहे होते हैं तो आपने या कई मेरे साथी ध्यान देंगे कि उनके मुंह से एक आवाज आ जाती है। आती वो है, बिल्कुल आवाज आती को है। जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं कि वो आवाज निकालेंगे तो गड्ढा जल्दी हो जाएगा या वजन अपने आप उठ जाएगा, या वो उसकी एनर्जी जो लगती है, ताकत जो लगता है, उसकी वजह से मुंह से आवाज निकल जाती है। निकलता है, जी हाँ। तो यहाँ यानी कि आप जो ताकत वाला, मेहनत वाला काम करेंगे तो आपके मुंह से आवाज निकलेगा। यहाँ ये 2 लॉजिक हुआ। तीसरा लॉजिक कहते हैं कि जैसे कोई शिकार, शेर जो अपने शिकार पे हमला करेगा तो एकदम से चुपके से शिकार पे हमला कर दिया तो वो शेर नहीं, वो गीदड़ कहलाएगा। जितनी हाँ, वो दहाड़ के हमला करे। हाँ ऐसा करेगा, चुपचाप नहीं करेगा। जी। तो यहाँ उसका ताइक्वांडो के अंदर ये भी एक लॉजिक हम बोल सकते हैं कि अगर आपको फाइट खेलना है तो आप सामने वाले को वार्न करके खेलिए, मारिए। अगर उसमें बचने की क्षमता होगी तो बचेंगे भी, और उसमें आपको मारने की क्षमता होगी तो मारेंगे भी। तो ये आवाज जो यहाँ कई जगह की जो मैंने एग्जांपल दी है, इसके लिए जो ताइक्वांडो जब हम किक करते हैं जिस टाइम या पंच करते हैं उस टाइम ताइक्वांडो के खेल के अंदर कंपलसरी है कि आप साउंड निकालेंगे, कुछ भी आवाज निकालेंगे। वो खेया, होया, शेया, हु, हा, ऐसे शब्द, इस तरह के शब्द होते होंगे वो जो आप कहना चाह रहे हैं। ओके 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 ओके। उसे कई जो मैंने ये सब एग्जांपल दिया कि आप जब आवाज निकाल के मारेंगे तो आपका ज्यादा फोर्स लगेगा उस चीज वहां पे, और आप अपने आप को बचाते समय पहला आप हमला ना करके एकदम से आप अपना रिएक्शन ना दे करके आप आवाज से भी रोक सकते हैं किसी को। दूसरा शेर एग्जांपल दे दिया। तो ये सब उसी से कनेक्टिविटी करके ताइक्वांडो के अंदर ये खेल साउंड को कंपलसरी किया गया। जी, बहुत खूब। और इससे हमारा फायदा क्या होता है, इसका फायदा मैंने कहा लिया, जब विजुअली इम्पेयर्ड की 2 विजुअली इम्पेयर्ड की फाइट कराते हैं हम लोग, तो जो साउंड निकालना कंपलसरी है ताइक्वांडो फाइट में, जब एक बच्चा मार रहा है दूसरा बच्चा आवाज किया तो सामने वाला सुन के उस पर वार कर देता है। ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए फायदा हुआ। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। साहब, बात करते करते काफी शानदार जानकारियां आज इस ताइक्वांडो के बारे में आपके माध्यम से जानने को मिली, और जाहिर है हमारे श्रोताओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ ऐसा है जो इसमें अभी छूट गया है? एक वो मदरसे वाला भी कुछ जिक्र करना चाह रहे थे आप, चूंकि अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में हम लोग आ गए हैं। हाँ, एक जो डिटेल रह गया थोड़ा सा, जो आपने बोला कि ऑनलाइन क्या हम इसको सीख सकते हैं, इसको पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया मैं चाहूंगा। मैंने बोला कि हम 3 महीने का ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसमें अलग अलग स्टेट से बच्चे कनेक्ट हुए थे और बहुत अच्छा कामयाबी मिला हम लोगों को। और जो बच्चे दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, किसी वजह से भी, रहने का वजह हो या उनका कोई मकसद ना हो दिल्ली में रहने का, ऐसे बच्चे को दूर रह के जब सिखाया, एक बच्चा नासिक में है, ऐसे अलग अलग स्टेट से जो मुझे ध्यान आ रहा है, तो वो बच्चों ने बाद में जब किया तो बोला इसको और आप कराते तो और अच्छा रहता, और इसके आगे सिखाइए। उनको अच्छा लगा कि दिल्ली में ये चीज, जैसे आपने बोला कि ये सब चीजें सीमित शहरों में है, तो क्या हम शहरों से ऑनलाइन करते हुए बाहर भी बच्चों को, जो बच्चा नहीं आ सकता दिल्ली में, हर व्यक्ति तो नहीं आ सकते यहाँ रहने के लिए या पढ़ने के लिए या किसी के लिए, तो ऑनलाइन को दे सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर वो बातें उनको पता चलेगा कि अच्छा ये फायदा है, तो हो सकता है कि वो अपने जीवन को और आगे इस लाइन में लगाए या सीखे। तो ये रह गया। अब जो अंतिम समय जो मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को किसी भी खेल में एक तो खेलना चाहिए शरीर को फिट रखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ताइक्वांडो वाला हूँ तो आप ताइक्वांडो सीखो, आपकी जैसी इच्छा हो, पढ़ाई करिए, खेल के लिए कोई भी आप एक खेल को अपने जीवन में रखिए और
वो खेल भी ना करिए तो एक्सरसाइज को रखिए कम से कम, जिससे आपका शरीर एक्टिव रहे और आप जहां मर्जी उछल कूद, बैठना जल्दी से, खड़े हो जाना जल्दी से, ऐसा शरीर आपका एक्टिव रहे कि किसी मुसीबत में आप कहीं फंसे तो वहां से आप निकल सके आसानी से। बहुत खूब। और कुछ ऐसा जो रह गया हो? और स्पेशल तो खैर कोई नहीं है मेरे पास, तो या फीमेल हो या मेल हो, किसी भी एज के हो, अगर उनको अपना बचाव लगता है कि हाँ, तो ये बिल्कुल सच बात है कि अगर ये ऐसा कंपल्सरी ना होता या सभी के लिए अच्छी चीज ना होता तो हमारे भारत के कानून में 1860 में इसको ना डाला गया होता कानून के रूप में, या आप किसी का नुकसान हो जाए तो आप कितना नुकसान, किसका आपको कोई नुकसान करा तो आप कितना कर सकते हैं। तो कानून के दायरे में जो मैंने बोला रहते हुए कि आप पे अगर कोई किसी ने हमला किया तो ऐसा नहीं कि वो उसने पैर से हमला किया तो आप उसको उठा के चाकू मार दोगे या डंडा मार दोगे। उसका सीन बाकायदा लिखित में है कानून के अंदर। आपसे अगर किसी को ज्यादा नुकसान हो जाए तो उसके कानून में क्या प्रावधान या किस स्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ताइक्वांडो सीख लिया तो हम किसी के पेट में लात मार दें और वो अस्पताल चला जाए तो हम बोले कि हम बचाव कर रहे थे अपना, ऐसा नहीं है। जो भी गेम इसके ताइक्वांडो के अंदर सेल्फ डिफेंस या खेलेंगे एक अपने दायरे में रह के, एक कानून के दायरे में रह के ही करना है सीखना, इसका स्पेशल ध्यान देना है बच्चों को। जी, तो बहुत खूब कैश सर। और श्रोताओं, आज रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं मोहम्मद कैश सर को, जो कि दिल्ली से हैं और ताइक्वांडो के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी उन्होंने दी, क्योंकि वो खुद भारत के पहले ऐसे ब्लाइंड पर्सन हैं जिन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया है ताइक्वांडो में, और बहुत लोगों को अब तो वो सिखा भी रहे हैं और उनके सिखाए हुए बच्चे खूब कमाल भी कर रहे हैं। आप भी अगर सीखना जी, अगर टाइम है तो जी जी जी। ताइक्वांडो के साथ साथ जैसे मैंने बोला कि जब मैं मिरांडा ज्वाइन किया था तो मैं रिसोर्स पर्सन और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रहा हूँ कई साल तक वहाँ पे। मतलब हम कह सकते हैं 1 नवंबर 2006 से लेकर के 29 मार्च 2017 तक मैंने कंप्यूटर सिखाया मिरांडा के गर्ल्स को जो कॉलेज में पढ़ती थी या एमए करती थी। अब कई लोग ये कहते थे कि आप एक ताइक्वांडो का जिसका हाथ पैर हार्ड चलाने का अलग तरीका, ऐसा शरीर लेकर के आप सॉफ्ट काम को कैसे कर लेते हैं कीबोर्ड चलाना। कई लोग विश्वास नहीं करते थे कि भाई एक व्यक्ति है जो ताइक्वांडो के अंदर हाथ पैर भी चलाना सिखाते हैं। और फिर मेरी क्लास मिरांडा में होती थी सुबह 7 बजे से लेकर के 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास होती थी और उसके बाद 9 बजे के बाद फिर उसी बच्चियों को कंप्यूटर सिखाना या जो भी प्रिंट आउट है या ऐसी सुविधाएं देना जो कॉलेज में अवेलेबल है उसको। तो कई लोग सवाल कंप्यूटर आप क्या, बिल्कुल सॉफ्ट काम है वो, तो हाथ की उंगलियां बहुत सॉफ्ट है ना, हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का काम करते हैं। हाँ, तो ये छूट गया था, ये मैं जानकारी नहीं। और एक चीज और मुझे याद आ गई इससे कैसर कि आपको अब तक क्या क्या सम्मान मिले हैं, कहाँ कहाँ पहचान मिली है आपको इस ताइक्वांडो से, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। तो ताइक्वांडो के वजह से एक तो मैंने बताया कि जब मैं ब्लैक बेल्ट किया तो कई सारे मीडिया में कवर हुआ ये आया, और साथ साथ अभी 2-3 जगह तो हुआ है। रिसेंटली जो हुआ 2023 में नैब जो हमारा दिल्ली है आरकेपुरम सेक्टर 5 में, उन्होंने मुझे एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का दिया। वो कई जिसमें सर्विस एक विजुअली इम्पेयर्ड या प्रॉब्लम होने के बाद अपने जीवन को कैसे चलाते हैं वो सब भी ऑब्जर्व किया उन्होंने। और साथ साथ मैं सोशल वर्क जैसे मैं सिखाता हूँ ताइक्वांडो वगैरह, कई चीजों को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने एक्सीलेंस 2023 का अवार्ड दिया, जो कि तालकटोरा नहीं है, ये है सेक्टर 1 में एक वो है तमिल संगम है उसमें मिला था मुझे जी। और साथ में स्विमिंग करने का मुझे मौका मिला। मैं नेशनल स्विमर भी हूँ, वहाँ पे ग्वालियर में और मुंबई में स्विमिंग भी किया है, जिसकी प्रैक्टिस मैंने तालकटोरा स्टेडियम में, इंडोर जो स्टेडियम है उसमें स्विमिंग की प्रैक्टिस किया जी। तो स्विमिंग है, क्ले मॉडलिंग है मेरा अपना, जो क्ले होता है उससे कुछ कुछ बनाना चीजें, जब स्कूल में हमने कोई भी चीजें सीखा है। क्राफ्टिंग सीखा है, कागज जो कलरफुल कागज होता है उससे फूल बनाना। न्यू ईयर पे मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था नैब का, तो मुझे जब अपने टीचर को कुछ देना होता था फूल के रूप में, तो मैं बाहर मार्केट से खरीदता नहीं था। मैं कागज मार्केट सेक्टर 4 में मार्केट है आरकेपुरम में, वहां से जाके स्टेशनरी के दुकान से कागज लेता था कलर वाला और उसको कमल का फूल, गेंदे का फूल, इस तरह के फूल बना करके अपने टीचर को देता था, एक गुलदस्ता बना करके नए साल पे। तो ये सब स्टूडेंट लाइफ का पार्ट था मेरा। बहुत बढ़िया कैसर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है आपका? जी, तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, और आशा करता हूं कि जो बातें मैंने आप सब लोगों से शेयर किया है अपने जीवन का, उसको अगर आपको कहीं महसूस हो कि आपको भी कुछ सीखना है या तो संपर्क कर सकते हैं, सर से भी कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये चीजें,
अच्छा महसूस करेंगे। सेल्फ डिफेंस जब सीखेंगे आप, तो अलग ही टाइप का आपके अंदर एक जुनून रहेगा और हिम्मत रहेगा कि आप किसी टाइम भी कहीं जाएंगे तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं, कहाँ जाना है तो हम पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं जाने की। ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस के अंदर बताया जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि भले आप कुछ दिनों का सीखिए, जरूरी नहीं कि आपको ब्लैक बेल्ट ही बनना है या टीचर ही बनना है। सबका अपना अपना पसंद होता है, तो ऐसे भी आप सबका भी पसंद होगा। और यही है कि मेरी जब आपको मौका मिले, भले ही 2 महीना 3 महीना 1 महीना का, जरूर आप सीख के देखिए कि इसमें क्या बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सर। बहुत और बहुत कुछ आप? धन्यवाद कैश साहब, आज समय देने के लिए और इतनी शानदार जानकारियां हमारे श्रोताओं को देने के लिए। और उम्मीद करते हैं जो भी आपका सपना है वो जरूर पूरा हो और यूं ही देश विदेश में आपकी ख्याति फैलती रहे, ताइक्वांडो आप सिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और आज के इस विशेष कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।